नमस्कार, बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी करने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट जाने माने सुदीप बंदोपाध्याय जी, और साथ ही साथ मेरे रिसर्च और मेरे सभी तमाम सहयोगी रिसर्च टीम से मेरे साथ जुड़ गए हैं आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि कैसा रहा बाजार का हाल। अनुराग शाह बताएंगे LIC के IPO पर एक्सक्लूसिव खबर। कुशल से समझेंगे जुबिलेंट फूड में क्यों आई और क्या आई है तेज गिरावट, और रेलवे के फैसले से IRCTC को क्यों लगा झटका। देवांशी से जानेंगे पेटीएम का शेयर क्यों हुआ धड़ाम। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो कारोबारी हफ्ते की शुरुआत शानदार तेजी के साथ हुई है। सेंसेक्स 936 अंक उछलकर 56,486 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 241 अंक चढ़कर 16,871 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 766 अंक चढ़कर 35,312 पर बंद होने में यह कामयाब रहा। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 176 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1098 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब रुख करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। बाजार में लगातार 5वें कारोबारी दिन तेजी रही है। क्या है वजह, बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त दम, और ये दम आता दिखा पूरे के पूरे एशियाई बाजारों से और दुनिया भर के बाजारों से। हालांकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार दिन के निचले स्तरों पर गिरावट के साथ हुए बंद, लेकिन कच्चे तेल में हल्की नरमी और उसके अलावा FIs की बिकवाली का प्रेशर कम होना बाजारों को पसंद आता हुआ दिख रहा था। और उसके बाद धीमे धीमे सोमवार की सुबह डाउ फ्यूचर्स के साथ साथ बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी थोड़े बेहतर होने के संकेत में थे, सिर्फ हांगकांग को छोड़कर। सो वहां से संकेत मिलते हुए दिखे। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने की कोई खास खबर और आई नहीं, बल्कि रोम में चौथे दौर की बातचीत की शुरुआत होनी थी। इन सब संकेतों के बीच में भारतीय बाजार धीमे धीमे मजबूती बनाने की कोशिश करते हुए दिखे। लेकिन आज के सेशन की सबसे बड़ी खास बात यह रही जहां जाकर बंद हुए। लंबे समय बाद भारतीय बाजार 16,800 के ऊपर बंद हो पाए, 16,871 पर। यह दमदार तेजी है और वीकली बेसिस पर बाजार ने एक नया ब्रेकआउट देने की ऊपर की तरफ कोशिश की। और आज लगातार 5वां दिन था जब निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुआ। इस तरह के माहौल में जब आपको डर है, लेकिन तब 5वें दिन बाजार में मजबूती के साथ क्लोजिंग होना वाकई में जबरदस्त है। बैंक निफ्टी भी अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ, 35,300 के आसपास, 35,000 के पार निकलकर वहां इसमें अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। HDFC बैंक अच्छी खबरों के दम पर आज बैंक निफ्टी की लीडरशिप लेते हुए दिखा। आज के सेशन में एक ही चीज अगर आप कंप्लेन के तौर पर देखना चाहें तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में उतनी तेजी थी नहीं। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद और घटने वाले शेयरों की तादाद लगभग बराबर थी, तो ब्रॉडर मार्केट में उतनी खरीदारी थी नहीं। इसकी वजह यह कि जो कुछ भी बिकवाली का प्रेशर FIs की तरफ से कम हुआ है वो दिग्गज शेयरों में था, और ऐसे में आज खरीदारी दिग्गज शेयरों में ज्यादा होती दिखी। तो सेंसेक्स और निफ्टी और दिग्गज शेयरों ने, बैंक निफ्टी ने वहां पर आज कमान संभाली और तेजी का आज रुख किया। तो कह सकते हैं हफ्ते की दमदार शुरुआत हुई है। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। चलिए, और बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये बताने के लिए हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं। बताइए आशीष, आज बाजार में खबरों के चलते किन सेक्टर्स में एक्शन दिखा? देखिए, हफ्ते की जो है दमदार शुरुआत होती हुई नजर आई। ग्लोबल मार्केट से देखें तो संकेत ठीक ठाक थे और भारतीय बाजार में देखें तो स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला। दिन के दौरान निफ्टी जो है 16,800 के पार निकला, उसके ऊपर की जो है क्लोजिंग आपको देखने को मिली। करीब 1.5% का उछाल यहां पर देखने को मिला। सेंसेक्स में देखें तो तकरीबन 2%, और निफ्टी बैंक में भी काफी दिनों के बाद जो है 2% से ज्यादा की जो तेजी है वो आपको देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है एक्शन भरपूर था। लेकिन सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं निफ्टी के जिनमें अच्छी तेजी आई। इन्फोसिस देखे 4% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला। अच्छी खबर थी HDFC बैंक पर। यहाँ पर डिजिटल 2.2 का इनका जो प्रोग्राम था, इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे वो RBI ने हटा दिए। 3-3.5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। मारुति 3% चला, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी देखें तो 3% की तेजी नजर आई। लेकिन ऐसे बाजार में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने बाजार पर हल्का सा दबाव जो है वो क्रिएट किया।
इंडियन ऑयल 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। ONGC 2% गिरा क्योंकि कच्चे तेल में ऊपरी तरफ से जो मुनाफा वसूली आई है इसका एक रिफ्लेक्शन है। HUL करीब 2% और टाटा मोटर्स में भी करीब 1% की जो गिरावट है वो आपको नजर आई। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करते हैं तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 17% का उछाल, इंगरसोल रैंड यहाँ पर देखें तो 14% की तेजी और BSE लिमिटेड ये स्टॉक जी बिजनेस पर जो है हम 400 रुपए से लगातार आपको रिकमेंड कर रहे हैं। 10 गुने से ज्यादा के रिटर्न आ गए। आज भी अगर आप देखें तो 11% के मूव यानी करीब करीब जो है 3000 के पार स्टॉक जो है निकलता हुआ नजर आया। लेकिन जुबलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर जो है CEO ने जो है रिजाइन किया, इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से टारगेट कट और डाउनग्रेड्स आए, इसका असर देखने को मिला। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी देखें तो एक सडन फॉल आया, 6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। शोभा लिमिटेड है, इन्फीबीम एवेन्यूज में जो है गिरावट नजर आई। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझ लेते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में जो है काफी बढ़िया तेजी आई। HDFC बैंक के और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो जितने दिग्गज है बैंक से, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ICICI बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर भी खरीदारी की नजर आई। IT स्टॉक्स में एक्शन भरपूर था। विप्रो, कोफोर्ज, TCS यहाँ पर हल्की खरीदारी का रुझान नजर आया। ऑटो स्टॉक्स में भी देखिए आज रफ्तार जो है दोबारा लौटती हुई नजर आई। भारत फोर्ज है, TVS मोटर्स, अशोक लेलैंड यहाँ पर गेंस देखने को मिले। लेकिन रियलिटी स्पेस में जो है दबाव बरकरार देखने को मिल रहा है। शोभा करीब 6% की गिरावट यहाँ पर रही। DLF आखिरी 1 घंटे में यहाँ पर तेज गिरावट का रुझान देखने को मिला। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया क्योंकि जिस प्रकार से क्रूड में गिरावट आई है इसका एक असर है। और अंत में मेटल स्टॉक्स में भी देखें तो ऊपरी तरफ से हल्की बिकवाली आपको नजर आई। नालको, हिंदुस्तान जिंक, JSW स्टील मामूली करीब 1 से 1.5% की गिरावट के साथ जो है बंद हुए। चलिए अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी, जिनका परिचय हमने शुरुआत में भी कराया। आपका सुदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे स्टॉक स्पेसिफिक राय तो आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल सर आगे मार्केट की चाल किस तरह से रहने वाली है, खासतौर से कल के लिए आपका आकलन क्या, बाजार किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए आज सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और यूक्रेन में जो बातचीत चल रही है उसमें दोनों तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कल रात को आए थे और आज भी जो पॉजिटिव मूड है इस बातचीत को लेके वही मार्केट को एक पॉजिटिव जोन में रख रहा है। इसके अलावा हमारे डोमेस्टिक मार्केट स्पेसिफिक कुछ अच्छे खबर बाजार में आए थे, जैसे कि HDFC बैंक पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे डिजिटल को लेके, वहां पे वो चले जाने के कारण एक मूड पॉजिटिव हुआ है। ओवरऑल कमोडिटी स्पेस में भी अगर देखें तो कमोडिटी प्राइसेस ऑयल एंड गैस से लेके बाकी कमोडिटी प्राइसेस भी कम हो रहे हैं और ये भी इंडिया के लिए पॉजिटिव है। तो ये सारे जो संकेत बन रहे हैं ये पॉजिटिव है और मार्केट क्लियरली एक ओवरसोल्ड जोन पे था, तो खरीदारी देखने को मिला आज और कल भी ये उम्मीद है कि ये खरीदारी का सिलसिला बरकरार रहेगा। पर इस हफ्ते में सबसे बड़ा जो इवेंट हम लोगों को लगता है जिसपे हम लोगों को नजर रखना पड़ेगा वो है बुधवार को जो US फेड का डिसीजन आएगा और थर्सडे हम लोग उस पर रिएक्ट करेंगे क्योंकि बुधवार रात को ये खबर आएगा उनका जो डिसीजन, और थर्सडे हम लोग रिएक्ट करेंगे। ये हफ्ता थर्सडे वो सौदे का आखिरी दिन है, ट्रंकेटेड वीक है, तो थोड़ा बहुत उथल पुथल रह सकता है और हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि कल और परसों थोड़ा वोलेटाइल मार्केट रहेगा क्योंकि US फेड के जो डिसीजन आएगा उसको लेके मार्केट में शंका रहेगा, मार्केट में एक्सपेक्टेशन बनता रहेगा और थोड़ा बहुत पोजीशन लाइट किया जा सकता है जो निवेशक की तरफ से। तो सतर्क रहना चाहिए और अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है, मूड ओवरऑल पॉजिटिव है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक राय भी लेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। इस महीने आने वाले LIC के IPO में देरी हो सकती है। जी हाँ, एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग बताइए क्या खबर है LIC IPO को लेकर आपके पास? देखिए, देश का जो सबसे बड़ा IPO है LIC का IPO, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि मार्च के अंदर ये IPO आ जाएगा, इस वित्त वर्ष के अंदर ये IPO प्लान था क्योंकि सरकार का जो विनिवेश का लक्ष्य था उसको पूरा करने के लिए मार्च की इसकी टाइमलाइन थी। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में जो परिस्थिति बदली है, बाजार के अंदर उतार चढ़ाव रहा है, इसके अलावा जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो स्थितियां पूरी तरह से बदल गई है, तो उसके बाद अगर ये जो IPO है वो इस मौजूदा वित्त वर्ष में नहीं आएगा और जो DRHP फाइल किया गया था उसकी जो वैलिडिटी है बिना किसी बदलाव के वो 12 मई तक है, यानी 12 मई से पहले IPO आता है, लिस्टिंग होती है, तो जो DRHP फाइल हुआ है उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है।
तो ये उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते या फिर मई के पहले हफ्ते में आईपीओ आ सकता है, क्योंकि 12 मई तक का वो वक्त है जहां पर फिर दोबारा से डीआरएसपी फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर 12 मई का टाइम जाता है तो उसके बाद फिर पूरी जो प्रक्रिया है वो वापस करनी पड़ेगी, जिसमें एम्बेडेड वैल्यू का कैलकुलेशन करना, डीआरएसपी फाइल करना। तो इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल या मई के अंदर ये आईपीओ आ सकता है। आईपीओ को लेकर जो तैयारियां है वो लगभग जोर शोर से चली रही थी। डीआरएसपी फाइल होने के बाद जो रोड शोज होते हैं वो भी पूरे कर दिए गए, लेकिन जो रूस और यूक्रेन का जो संकट आया और इसमें बाजार में उतार चढ़ाव हुआ, और एलआईसी के आईपीओ में जो कैबिनेट ने एक और मंजूरी दी है, 20% एफडीआई की मंजूरी दी है, तो जो विदेशी निवेशक है वो मौजूदा स्थिति में वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें एलआईसी का आईपीओ नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ कुशल गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, जो बताएंगे कि जुबिलेंट फूड वर्क्स पर आज क्यों रखना है फोकस। कुशल बताइए। जी, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स में हमने देखा कि 10% से भी ज़्यादा की गिरावट जो है आज दर्ज होती हुई दिखी, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ जिसके तहत जो कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर है प्रतीक पोटा जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा जो है 15 जून 2022 से मान्य होगा। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर अन्य अफसरों की तलाश में को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये इस्तीफा दिया है और नई सीईओ की तलाश जो है कंपनी की अभी भी जारी है। तो जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता का माहौल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से यहाँ पर निवेशक जो है कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर जो है आपको यहाँ पर आता हुआ दिखा। अब यहाँ पर ये इनकी अहमियत क्यों है, आप देखिए अप्रैल 2017 से बतौर सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर इन्होंने कोर पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजीज को और भी ज़्यादा एक्सपैंड किया और आप देखिए 2019 में चाइनीज़ क्यूजिन सेगमेंट में हॉन्ग्स किचन नाम का ब्रांड लॉन्च किया। साथ ही 2020 में बिरयानी कैटेगरी में भी ये उतरते हुए नजर आए एकदम ब्रांड्स के साथ, और रेडी टू कुक सेगमेंट में शेफ बॉस के नामक एक ब्रांड जो है ये लॉन्च करते हुए नजर आए। इनफैक्ट मार्च 2021 में वेरी रिसेंटली पॉपाइज रेस्टोरेंट्स का भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान समेत आपको कई देशों में यहाँ पर इन्होंने एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजी का करार इन्होंने किया था। तो काफ़ी अच्छे एक्सपेंशन पिज्ज़ा को छोड़ अन्य सेगमेंट्स में भी ये एंटर करते हुए नजर आए थे, पर अब ये अनिश्चितता बन रही है कि यहाँ पर अगले जो सीईओ होंगे वो क्या डिसीजंस लेते हुए नजर आएंगे इन सब एक्सपेंशन प्लान्स को ध्यान में रखते हुए। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देखिए थोड़ी सी अनिश्चितता जो बनी हुई थी उसकी वजह से जुबिलेंट फूड में आपको करीबन 12% तक की गिरावट आज यहाँ पर देखने को मिली है। जुबिलेंट फूड्स के साथ साथ पेटीएम में भी 10% से ज्यादा की तेज गिरावट आई है। क्या वजह रही, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी देवांशी। बताइए देवांशी। आप देखिए आज पेटीएम के शेयर में 13% से ज्यादा की गिरावट देखने मिली और उसकी दो बड़ी वजह थी। सबसे पहली वजह यह थी कि पेटीएम के जो पेमेंट बैंक्स हैं उनमें कोई भी नए ग्राहक जोड़ने के लिए आरबीआई ने पाबंदी दे दी है। जितने भी केवाईसी नियम है उसका उल्लंघन किया गया था। जो आईटी सिस्टम है उसके ऑडिट कराने का आदेश आरबीआई ने दिया है और इन सब के चलते नेगेटिव सेंटिमेंट्स आज पेटीएम पर बनते हुए दिखे। यही नहीं, आने वाले समय में कंपनी स्मॉल फाइनेंस बैंक की अर्जी देने की बात कर रही थी और अब वो भी नहीं दे पाएगी और इन सब चलते भी थोड़ा सा रिएक्शन नेगेटिव देखने मिला था। ब्रोकिंग हाउसेस काफी नेगेटिव होते हुए दिखे थे, सबने अपने जो टारगेट्स हैं वो काट दिए थे। मैं आपको पहले टारगेट्स बता देती हूँ। मॉर्गन स्टैनली ने आज इक्वल वेट रेटिंग दी है और अपने जो टारगेट्स हैं वो 1425 से घटाकर 945 कर दिए थे। मैक्वारी ने 700 तक के टारगेट्स दिए और जेपी मॉर्गन ने भी अपने टारगेट्स काट दिए थे। 1200 तक के नए टारगेट्स दिए 1350 से घटाकर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं था, मार्केट बंद होते होते एक इंपॉर्टेंट खबर पेटीएम के लिए आती हुई दिखी और वो बहुत बड़ी नेगेटिव थी। इनका ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी थी कि आरबीआई की जांच में डेटा लीक होने के सबूत मिलते हुए दिखे हैं। इस पर भारत सरकार डेटा लीक होने की कार्रवाई कर सकती है और कंपनी डेटा शेयर नियमों का उल्लंघन किया है कंपनी ने। ये कुछ बातें सामने आती हुई दिखी हैं और इन सब के चलते सेंटिमेंट्स और नेगेटिव होते हुए दिखे और पूरे दिन आज पेटीएम में नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ कामकाज होता हुआ दिखा था। और आइए अब देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं।
जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन अमेरिकी बाजार करते हैं। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 325 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और बाकी यूरोप के बाजारों में 1.5-2% तक की दमदार तेजी भी। रूस यूक्रेन से आने वाली सभी खबरों पर नजर रहेगी और बाकी दुनिया भर में क्या कुछ होता है वो हमारे काम का होगा। लेकिन जहां तक लोकल फैक्टर्स का सवाल है, आज की मजबूत क्लोजिंग बाजार में सेंटिमेंट सुधारने वाली है और ऊपर की तरफ जाने का इशारा कर रही है, जो कि 17,000-17,200 की रेंज का हो सकता है। लेकिन देखना होगा एफआईज की तरफ से आज के सेशन में क्या कुछ आंकड़े और बेहतर और लंबे समय बाद क्या कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा या फिर मामूली बिकवाली का आंकड़ा दिखता है क्या, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा हमारे लिए। और ऊपर खुलने के बाद 17,000 के आसपास जो एक बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर है जहां पर रुकने के संकेत आते हैं आमतौर पर, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कल के सेशन में। लोअर साइड पर जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है अब आपके लिए 16,600 16,675 की रेंज में और ऊपर 16,975 17,075 तक जाने की कोशिश कल निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,500 के आसपास, 34,800 के आसपास, 34,500 34,800 ये बड़ी रेंज है जो सपोर्ट के तौर पर कल आपके लिए काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 35,900 से 36,100 तक के जाने की संभावना बैंक निफ्टी की बनेगी। एक बार 35,550 को पार करके टिके तो फिर 36,000 की तरफ बैंक निफ्टी भी जाने की कोशिश करेगा। आज की दिग्गजों की अच्छी तेजी के बाद पूरी संभावना ये कि अगर बाजार का मूड माहौल ठीक रहा और कोई खराब खबर नहीं आई तो फिर आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी रौनक लौटती हुई दिखेगी। एक ही चीज़ है जिस पर नजर रखनी है, रशिया यूक्रेन और कच्चा तेल। अगर ये दोनों चीज़ें काबू में हैं तो बाजार अपने आप अपनी मजबूती को और आगे बढ़ाने की कोशिश कल भी करेगा। ऑलराइट, और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शंस की किस रणनीति से आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये बताने का। और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत। सर बताएं, कल ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बनेंगे सर? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरह से आज बाजार में हमने एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला, मैं मानता हूँ कुछ स्टॉक ऐसे जहाँ पे ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें से एक स्टॉक मैंने चुना है पीवीआर में बेहतरीन वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1720 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। आज इसका क्लोज करीबन 77 के आसपास है। कल खुलने के बाद अगर इसी लेवल के आसपास मिलता है तो ही कंडीशनल बाय है, तो ही खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 63 का लगाएंगे और मैं मानता हूँ पहला लक्ष्य रहेगा 100 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 110 रुपए का। तो पीवीआर के 1720 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर। और इसी के साथ अब रुक करते हैं सुदीप सर का। सुदीप सर से जानते हैं कि उनकी लॉन्ग टर्म कॉल फिलहाल क्या है। सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक सर? देखिए, दो शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक है प्रॉपर्टी सेक्टर के दिग्गज कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये बहुत पिट गया था शेयर, डीबी रियल्टी के साथ कुछ टाई अप की बात चल रही थी शेयर होल्डिंग की, उसके कारण मार्केट में बहुत पिटाई हुआ था। और अभी जो वैल्यूएशन पे अवेलेबल है वहां पे अट्रैक्टिव है। 2,000 रुपया का टारगेट 9 से 12 महीने के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दिग्गज कंपनी है रियल एस्टेट के और FY21 में लार्जेस्ट शेयर ऑफ लॉन्चेस एनसीआर में और पुणे में इन्होंने किया है। आज के दिन में जो सबसे कम अनसोल्ड इन्वेंट्री इसी कंपनी का है, गोदरेज प्रॉपर्टीज का। और अगर आप पोजीशनिंग देखें तो पुणे में नंबर 1 है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में नंबर 2, 3 और एनसीआर में नंबर 2 पोजीशन पे है। ओवरऑल बैलेंस शीट स्ट्रांग है, ग्रेट पेरेंटेज है, बेझिझक यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 1 साल का नजरिया से। दूसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो भी अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है, पॉलीकैब। इनकी खासियत यह है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर है, 22% मार्केट शेयर वायर्स एंड केबल्स में है। बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए ये अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहे हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में। और यहाँ पे भी इनको अच्छा खासा ट्रैक्शन मिल रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही बन रहा है इनका। और ये सब देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदर्शन और भी अच्छा होगा। इनका जो सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आ रहा है, उसका फायदा इस कंपनी को होगा। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश फ्लो नेट कैश पॉजिटिव है। ये सब नजर में रखते हुए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 2,900 का टारगेट 9 से 12 महीने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो सुदीप बंदोपाध्याय साहब ने आपको दी अपनी फेवरेट पिक्स और उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप सर। और इसी के साथ बाजार आज और कल में आज बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।